हे गाइस, वेलकम टू स्टडी हब 24/7। सो बेसिकली आज हम इस वीडियो में अपने द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हमारा ऑलरेडी पहला पार्ट अपलोड हो चुका है वीडियो। तो पहला पार्ट आई होप आप लोगों ने जरूर देखा होगा, और नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जरूर देखिए, क्योंकि पॉलिटी के कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं। तो पहले पार्ट में हमने बेसिक टर्म्स कवर किए थे। अब दूसरे पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, संविधान हमारा कैसे बना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपके डेट्स बढ़ते जाएंगे और डेट के वाइज ही आपका सारी चीज़ें होती जाती हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे बात करते हैं 1934 से स्टार्ट हुआ था ये सारा संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होता क्या है? संविधान के लिए बनाने के लिए एक सभा बनाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। तो इसका डिमांड किया गया था या फिर आइडिया दिया गया था, किसके द्वारा आइडिया दिया गया था? तो हम अगर क्वेश्चन में पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने दिया, तो आपका 1934 में एम एन रॉय जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इन्होंने ही आपका आइडिया दिया था। उसके बाद क्या हुआ था? एम एन रॉय जी ने तो आइडिया दिया था, अब लेकिन इसको डिमांड कौन किया था? कांग्रेस थी। उस समय कांग्रेस थी, जो कांग्रेस ही बात करती थी आपके ब्रिटिशर से। तो डिमांड किया ब्रिटिशर से कांग्रेस ने क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड किया। कब डिमांड आया? पहली बार आपका 1935 में। अब देखिए 1935 में क्या आया? आपका डिमांड आया, और 1934 में आइडिया दिया किसने दिया? एम एन रॉय जी ने दिया। तो आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो रही हैं। तो 1934 के बाद 1938 में आ जाते हैं। अब 1938 में हुआ क्या? 1938 में डिमांड रखा गया फिर से, और उसके बाद फिर यहाँ पे कांग्रेस का क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड फिर से रखा गया, विदाउट एनी आउटसाइडर। कांग्रेस का डिमांड ये था कि कोई भी आउटसाइडर नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कि संविधान सभा में आपका कोई भी बाहरी नहीं होना चाहिए। जो भी संविधान बनेगा, जो भी कानून लॉज बनेंगे, उसमें अब इंडियंस होंगे, ब्रिटिशर्स नहीं होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और इसमें यहाँ पे बात किया गया कि यूनिवर्सल विदाउट एनी आउटसाइडर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यहाँ पे यूनिवर्सल लिखना भूल गया है तो इसलिए इसके लिए माफ़ी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब होता ये है आपका डायरेक्ट इलेक्टेड बाय पीपल। डायरेक्ट इलेक्टेड बाय पीपल मतलब कि देश के लोग जो जिसको नुमाइंदे को इलेक्ट करेंगे वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएगा, मतलब कि संविधान सभा में वही जाएगा आपका। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन क्या क्या चीज़ें हैं और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अब यहाँ पे 1940, उससे पहले 1938 की बात करते हैं। 1938 हुआ, उसके बाद फिर 1940 में अब ब्रिटिशर्स ने एक मनगढ़ंत चीज़ें बनाई, अपने दिमाग में बैठा ली, और क्या किया? अगस्त ऑफर लेकर आ गए इंडियंस के पास। ब्रिटिशर्स 1940 में अगस्त ऑफर ले, ब्रिटिशर एग्री हो गए। ठीक है, किसके लिए एग्री हो गए? एडल्ट फ्रेंचाइजी के लिए एग्री हो गए। उस समय चल क्या रहा था? टाइम पीरियड उस समय चल क्या रहा था? वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। और वर्ल्ड वॉर 2 में जो हो रहा था, क्या हो रहा था आपका? ब्रिटिशर्स काफ़ी पूरी तरीके से एकदम डिमोलिश हो गए थे। उनकी सेना जो पावर जो थी कम होती जा रही थी। ब्रिटिशर्स की जो पावर थी वो क्या हो रही थी? डिक्रीज होते जा रही थी। तो ब्रिटिशर्स चाहते नहीं थे कि एक इंडिया संभाल रहे, तो इंडिया में चाहते नहीं थे कि गृह युद्ध हो। तो इसीलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अगस्त ऑफर लेकर आए और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब उसके बाद फिर हुआ क्या? अगस्त ऑफर तो लेकर आए, सॉरी ये थोड़ा सा अब आ जाता है। अगस्त ऑफर तो लेकर आए 1940 में। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। उसके बाद फिर आपका 1942 में एक और प्लान लेकर आ गए ब्रिटिशर्स, फिर से दिमाग लगाया उन्होंने, क्रिप्स मिशन प्लान लेकर आ गया। 1942 में क्रिप्स मिशन प्लान लेकर आ गए वो। इसमें हुआ क्या? ब्रिटिशर्स ने कहा क्या कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे देंगे, लेकिन कब देंगे? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देंगे। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, हमने देखा था कि 1940 से ही वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, 1938। तो ये अब उसके बाद क्या? गांधी जी गुस्सा आ गए, काफ़ी मुंह बना लिया उन्होंने। उन्होंने क्या कहा कि ये आप दोगे क्या? पोस्ट डेटेड चेक दोगे एक फॉलिंग बैंक का, जो बैंक ऐसे ही ऑलरेडी धराशायी हो चुका है, उसका आप चेक दोगे? मान के चलिए कि वर्ल्ड वॉर 2 में तो आप ऐसे ही इन्वॉल्व हो, अब आप कह रहे हो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देंगे। तो बाकी बहुत गुस्सा आया, सब लोग गुस्सा आ गए, इंडियंस वर नॉट हैप्पी। गांधी जी जब गुस्सा आए तो गांधी जी के साथ पूरा देश गुस्सा आ गया। तो इंडियंस वर नॉट हैप्पी रिगार्डिंग क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन के लिए इंडियंस जो थे हमारे हैप्पी नहीं हुए, खुश नहीं थे। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में, लेक्चर में। तो उसके बाद फिर हुआ क्या? यहाँ पे देखिए 1942 में क्रिप्स मिशन लेकर आए। अब देखिए
ब्रिटिशर धीरे धीरे अब पीछे जा रहे हैं, मतलब कि उनका डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। अब लास्ट में इतना डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा कि पूरा डायरेक्ट पावर इंडियंस को देकर जाएंगे। तो हुआ क्या, कैबिनेट मिशन प्लान आया फिर से। क्या 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। अब ब्रिटिशर्स भी क्या हो गए थे, थक चुके थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में उनकी ऐसी ही स्थिति खराब हो गई थी और वो इंडियंस पे, मतलब इंडिया पे उतना कब्जा जो जमाया था उन्होंने, तो उतना कंट्रोल अपना बना नहीं पा रहे थे, तो वो भी हटना चाहते थे, मतलब कि आज़ादी देना चाहते थे। अब हुआ क्या, क्रिप्स मिशन में अब क्रिप्स भी थे, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ ट्रेड के जो प्रेसिडेंट थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन के, तो क्रिप्स भी थे इस मिशन प्लान में जो लेकर आए थे। पेंटिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, एवी अलेक्जेंडर थे, एडमिरल थे, बहुत बड़े मतलब एडमिरल थे। अब कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में इसी को क्या किया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। किसके द्वारा, इंडियंस के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया गया और इसको मतलब कि सहमति बन गई और ब्रिटिशर्स भी एक्सेप्ट कर लिए इस प्लान को और इस प्लान को लागू करने की बात होगी। उसके बाद फिर हुआ क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुआ क्या, मतलब ब्रिटिशर्स चाहते क्या थे, अब चीज़ें आती हैं यहाँ पे। ब्रिटिशर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब कि संविधान सभा का फॉर्मेशन की पहला फॉर्मेशन। अब पहला फॉर्मेशन में उन्होंने शर्त क्या क्या रखी थी, पार्शली इलेक्टेड, पार्शली नॉमिनेटेड। मतलब कि पार्शली इलेक्टेड मतलब कि डायरेक्ट जनता, देश की जनता करेगी इलेक्ट पार्शली, और पार्शली कुछ ब्रिटिश जो थे ब्रिटिशर्स ही नॉमिनेट करेंगे। नॉमिनेट का मतलब कि सेलेक्ट करेंगे। ब्रिटिशर मान के चलिए कि जितने राजा महाराजा थे उनको सेलेक्ट कर लेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में राजा महाराजा भी जाएंगे और जनता के नुमाइंदे भी जाएंगे, जो मतलब कि डायरेक्ट पीपल से, मतलब जनता से इलेक्ट होकर जा रहे हैं। तो उसने कहा, और देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ पहले में, तो उसमें एक नेशन की बात की गई थी, एक नेशन की बात गई थी, 389 सीट्स की बात हुई थी। टोटल कितनी सीट थी, 389, और एक नेशन की बात हुई थी। यहाँ पे बात, यहाँ पे देखिए ब्रिटिश भी नहीं चाहते थे पाकिस्तान के लिए, तो ब्रिटिशर्स ने भी पाकिस्तान के लिए एग्री नहीं थे, और मोहम्मद अली जिन्ना एकदम पगलाए पड़े थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, भारत माता के टुकड़े करने हैं हमें। तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, तो कैबिनेट मिशन प्लान में ये सारी जो चीज़ें थी, तो इसमें कहीं पाकिस्तान का कोई जिक्र ही नहीं था। किसका, पाकिस्तान का आपका कोई जिक्र ही नहीं था, ठीक है। और अल्लाह मोहम्मद अली जिन्ना पगलाए पड़े थे, तो अब यहीं से बवाल चालू होता है। फिर देखिए टोटल कितनी सीट थी, 389, ठीक है, इनटू 2 पार्ट्स। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया 389 सीट को, 2 पार्ट में। ब्रिटिश इंडिया, एक इंडिया बना ब्रिटिश, 296 सीट जो थी इलेक्टेड, और प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब क्या था, जो राजा महाराजा का जो अलग अलग, जैसे हैदराबाद हो गया, आपका निज़ाम हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये अलग अलग जो राजा जो चलाते थे वो प्रिंसली स्टेट्स हो जाते थे, तो उसको काउंट नहीं किया जाता। तो ब्रिटिश उसी को काउंट करते थे जिसपे ब्रिटिश का कब्जा रहता था, और बाकी सब राजा महाराजा जो करते थे उनको इंटरफेयर भी नहीं करते, और राजा महाराजा को मतलब भी नहीं रहता था उतना ब्रिटिशर्स के, एक्चुअली वो दोस्ती थे। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि राजा महाराजा जो थे अपने नुमाइंदे बैठा देंगे, उनको नॉमिनेट करके, मतलब कि डायरेक्ट ब्रिटिशर्स जिसको चाहेंगे उसको बैठा देंगे, और यहाँ पे इतने इलेक्टेड होने थे। फिर हुआ क्या, हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे इलेक्शंस हुए, तो कैबिनेट मिशन प्लान के लिए क्या हुआ, फिर इलेक्शंस हुए। तो इलेक्शंस कब हुए आपके, इलेक्शंस जुलाई अगस्त में हुए 1946 में सॉरी, जुलाई में हुए आपके, जुलाई से अगस्त के बीच में हुए 1946 में। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, 208 सीटें कांग्रेस को मिली। पार्टिसिपेशन देखिए किसका किसका था, मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। इंडिपेंडेंट जो अकेले, ना मुस्लिम की तरफ से ना कांग्रेस की तरफ से, उनको 15 सीटें मिली। प्रिंसली स्टेट जो राजा महाराजा वाला स्टेट जो थे, वो लोग ने कहा कि हम कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, हमको संविधान सभा से कोई मतलब ही नहीं है, हम अपना चलाएंगे, क्योंकि संविधान सभा का मतलब कि सेंट्रलाइज हो जाना चीज़ें, मतलब कि एक चीज़, मतलब सब मिला के एक चीज़ें बनेंगी, एक लॉ बनेंगे। तो वो चाहते नहीं थे कि राजा महाराजा जो थे चाहते नहीं थे कि हमारा इंटरफेरेंस हो हमारे राज्य में, तो इसीलिए कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, क्योंकि उनकी पावर जो थी प्रिंसली स्टेट्स की वो कम हो रही थी। तो फॉर्मेशन हुआ आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कब हुआ, 6 दिसंबर 1946 को फॉर्मेशन हुआ। किसका हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हुआ। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई, पहली बैठक हुई। तो पहली बैठक कब हुई आपका, 9 दिसंबर 1946 को। अब देखिए 389 टोटल सीट्स थी, जिसमें से प्रिंसली स्टेट्स जो थे उन्होंने तो पार्टिसिपेशन से तो मना ही कर दिया, मुस्लिम को कम ही सीट्स मिली थी। उसके बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के आई थी, और कुछ जो थे इंडिपेंडेंट थे। अब यहाँ पे देखिए 211 मेंबर ही क्या किए, मीटिंग को अटेंड किए। अब देखिए यहाँ पे मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, बाइकआउट कर दिया मीटिंग का, मतलब मुस्लिम लीग बाइकआउट कर दिया मीटिंग का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली बैठक हुई थी उसका
बाइकआउट, फुली बाइकआउट हो गया, क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वो चाहती थी डायरेक्ट, उनका डिमांड क्या था, पाकिस्तान का था, जो कि फुलफिल नहीं हो रहा था, वो रहना ही नहीं चाहते थे साथ में। उसके बाद फिर क्या हुआ, इसी मीटिंग में आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी प्रेसिडेंट बने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो पहली जो सभा हुई थी, संविधान सभा जो पहली हुई थी, बनी थी, उसका टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो ये क्वेश्चन में भी आ सकता है आपका एग्जाम में। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे टेम्पररी प्रेसिडेंट। तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर मीटिंग, दूसरी बार मीटिंग हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की दूसरी बार मीटिंग हुई, सेकेंड टाइम 11 दिसंबर को हुई, 1946 11 दिसंबर। देखिए चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। अब हुआ क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए। तो पहली मीटिंग में सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे, इसमें परमानेंट प्रेसिडेंट बने सेकंड मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद एच सी मुखर्जी क्या बने, आपका वाइस प्रेसिडेंट बने। उसके बाद बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बने, मतलब कि जो संविधान में चीज़ें बनाई जाएंगी तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र मतलब एडवाइजर बने वो। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही हैं और हमारा देश आज़ादी की तरफ जा रहा है, एक्चुअली जा चुका है, लेकिन लड़ाई के कारण नहीं हो पा रही है आज़ाद। हमारी कंट्री जो है गुलाम ही रह रही है, क्योंकि हम आपस में ही लड़ रहे थे, और इसीलिए इतने दिनों से, मतलब इतने ईयर्स ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया, क्योंकि हमारे पास गांधी जैसे लीडर भी नहीं थे, क्योंकि गांधी जैसे लीडर इमोशनल के साथ साथ दिमाग से भी काम लेते थे। इंडियंस क्या होते हैं, टोटली इमोशनल होते हैं, लेकिन गांधी जी इमोशन के साथ साथ कैसे कैसे दिमाग का भी इस्तेमाल करना है और दोनों का मिक्सअप करके कैसे लेके जाना है, वो गांधी जी से बेहतर कोई नहीं जानता था। तो हम यहाँ पे बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 के बारे में। 13 दिसंबर 1946 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया, फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन बाय नेहरू, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का लेखा जोखा फ्रेमवर्क जो होगा नेहरू के द्वारा किया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया। कब पास हुआ था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, 22 जनवरी 1947 में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो मुस्लिम लीग है उसने तो ऑलरेडी बाइकआउट कर चुके थे। अब उनको साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी, अब वो आज़ादी चाहते थे, तो दंगा मच गया। क्या हुआ, कर्फ्यू लग गया, दंगा मच गया। तो इससे ब्रिटिशर्स भी खुश नहीं थे कि बहुत ये सारी चीज़ें अब बहुत ज़्यादा वो हो रही है, वायलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है ना, इंडियंस खुश थे। तो अब इसका सॉल्यूशन कौन लेकर आएगा, तो इसके लिए माउंट बेटन प्लान लेके आया गया। कब लेके आया गया, 5 जून 1947 को माउंट बेटन प्लान लेके आया गया। अब प्लान में हुआ क्या, दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात हुई, दो संविधान सभा की बात हुई, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। प्रिंसली स्टेट के पास ऑप्शन था, जो प्रिंसली स्टेट पार्टिसिपेशन उनका नहीं था, उनके पास ऑप्शन था कि वो या तो इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं या तो पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि सब परेशान थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दंगा रॉयट्स फैल रहे थे, मतलब हिंदू मुस्लिम को काटा पीटी हो रही थी, उनको चाहिए था पाकिस्तान, इंडिया, मतलब कि ब्रिटिश भी परेशान थे, सब सब आज़ादी देने के लिए, मतलब ब्रिटिशर्स भी परेशान हो गए थे, क्योंकि उनका कंट्रोल एक्चुअली वो क्या थे, ऐसे ही उनकी स्थिति खराब हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो वो भी हटना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो आज़ादी दे रहे थे, लेकिन इंडिया वाले ले नहीं रहे थे, क्योंकि उस समय इंडिया आपस में ही लड़ रहे थे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो हम आगे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद हुआ क्या, 15 अगस्त, ये तो आप जानते हैं 1947, ये नहीं जानते हैं तो फिर बेकार है, फिर चुल्लू भर पानी लीजिए और डूब मरिए। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया बन गया। अब देखिए सीट क्या होंगी, 389 सीट थी, अब तो वो तो डिक्रीज होंगी, क्योंकि पाकिस्तान भी एक बन गया है। तो वो कितनी होगी आपकी, 299 होगी। लेकिन 299 ही क्यों रही, मतलब ज़्यादा ही, मतलब कम क्यों नहीं हुई ज़्यादा, क्योंकि प्रिंसली स्टेट जो थे वो भी तो जुड़े। प्रिंसली स्टेट के पास ऑप्शन था, या तो इंडिया के साथ जाए या फिर किसके साथ जाए, पाकिस्तान के साथ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन था इनके पास भी। तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, फंक्शन ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब फंक्शन की बात करते हैं, क्या क्या, मतलब कि बन गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देश आज़ाद हो गया, तो अब फंक्शन क्या क्या चीज़ें, फंक्शन कैसे होंगी, तो अब उस पर बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा का जो फंक्शन है वो कैसे होगा। कॉन्स्टिट्यूशन मेक कॉन्स्टिट्यूशन किसको दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लेजिस्लेचर मेक्स लॉ बनाने के लिए किसको किया जा, जेवी मालवंकर को। टिल 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट। कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब थी, बल्क सी, वो कंप्लीट कब हुई, 1949 में, 26 नवंबर को 1949 में। कितना, 2 साल लगे, 2 ईयर 11 मंथ, 11 महीने लगे और 18 दिन लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बल्क सी एक मोटी सी किताब को बनाने में, इतना टाइम लगा।
अब नोट, इसमें से नोट करने वाली बात क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में या फिर संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ना तो गांधी जी का कोई रोल है, ना ही जिंदा का कोई पार्टिसिपेशन है। तो इन दोनों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो उसके बाद अब बात कर लेते हैं वर्क्स के बारे में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, मतलब काम जो थे, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो थे, उसके बारे में हम बात करते हैं। रेटिफाई इंडियन मेंबरशिप ऑफ फॉर कॉमनवेल्थ इन मई 1949। मई 1949 में, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कि कॉमनवेल्थ गेम होते थे, तो मेंबरशिप मिला किसको, इंडिया को भी मिला। कब मिला, ये आपका इसी टाइम पे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही वर्क है। उसके बाद फिर एडॉप्टेड नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही बनने के बाद नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ आपका 22 जुलाई 1947 को। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि 1947 22 जुलाई को हमने नेशनल फ्लैग जो था हमने अपना अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद नेशनल एंथम की बात करते हैं। तो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट किया गया, लिया गया। कब लिया गया आपका, 24 जनवरी 1950। उसके बाद इट अडॉप्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट को भी अडॉप्ट किया गया। कब किया गया आपका, राजेंद्र प्रसाद जी को अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 में। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका तीसरा भी पार्ट आएगा पॉलिटी का, तो तीसरे पार्ट के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।